वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हमने जंतु वर्गीकरण के अंदर जो आपका जो मेन भाग आपका जो मेन यूनिट 1 है, जंतु जगत यानी सजीवों का वर्गीकरण, हमने अभी तक बहुत कुछ उससे पहले जाना। हमने प्रजातियों के बारे में जाना। अभी तक हमने जो पढ़ा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले जाना कि जो सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि सजीवों को उसको अनूठे बनाते हैं। सारे लक्षण हमें देखे कि सारे सजीवों के लक्षण हैं, बट उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण थे जैसे कि उपापचय है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जो चोट का भरना है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे कि, और इसके अलावा अपने खुद की आत्मनिर्भरता होना और अपने अपने बारे में जानना, जागृत होना, आत्म जागृत होना, ये सजीवों का एकमात्र लक्षण है। मतलब एकमात्र कहने का मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा। अगर आप जनन देखें, वृद्धि देखें, इसमें बहुत सारे अपवाद हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने फिर प्रजातियों के बारे में जाना कि प्रजातियां क्या होती हैं, प्रजातियों का जैविक अवधारणा क्या है। पहले हम क्या कहते हैं, भारी लक्षण के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत करते थे, फिर हमने जैविक अवधारणाओं के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा कि प्रजातियों को फिर हमने प्रजातियों का वर्गीकरण के बारे में जाना, प्रजातियों के नामांकन के बारे में जाना, ओके। प्रजातियों के हमने वर्गीकरण के बारे में जाना, उसमें विकासवादी संबंध क्या होते हैं, हमने ये जाना। आज हम जैविक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी नई चीज़ क्या आ गई, जैविक वर्गीकरण। जो आपका मेन भाग है वो यही है, सजीवों का वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण। इसके अंदर ये थोड़ा सा बड़ा भाग होता है, क्योंकि सजीवों के जैविक वर्गीकरण के अंदर हमें बहुत सारे जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब जो आपके जैसे आपके यहाँ 5 तरीके के सजीव होते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, कवक मान सकते हो, जीवाणु मान सकते हो, और इसके अलावा आपके शैवाल है, जंतु है और पादप है। ये 5 जैविक जगत है, ये 5 जैविक जगत हैं जिनका हमें वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है। तो कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, ये सब आज हम देखेंगे, ओके। मतलब सभी एक बार में नहीं, धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक रूप से जीवित प्रजातियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि पहले तो क्या थे कि अगर हम देखें आदिवासियों के समय से अगर आप देखें तो आदिवासी पहले तो भैया पहले गुफा में रहते थे, खाना खाने के लिए बाहर आते थे, फिर खा पी के गुफा के अंदर चला गया, आराम से सोते थे। इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी, ठीक है। अगर उनसे कहो कि इसका वर्गीकरण करना तो वो पक्का आपको खा जाएगा अगर उसे बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आदिवासियों का जो दिमाग था थोड़ा सा विकसित होने लगा, तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के आधार पे और मतलब अपनी व्यवस्थाओं और कह सकते हो कि अपने सुविधाओं के आधार पे प्रजातियों को वर्गीकृत किया। ये दूध देने वाला जानवर, ये हिंसक जानवर है, ये लाइक खाने वाला जानवर है, ऐसे जानवरों को उसके निर्धारित किया। क्योंकि पहले लाइक वैज्ञानिक रूप नहीं था ना, पहले कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे, सूक्ष्मदर्शी नहीं थे। आज जितने भी तंत्र हमारे पास है, आज इसके थ्रू हम सजीवों का अध्ययन कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम खाद, चिकित्सा, आश्रय जैसे उनके उपयोग के अनुसार उन्होंने किया। अरस्तु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रूपात्मक प्रवृत्ति के आधानुसार जीवित प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसके बारे में। जीवित वैज्ञानिक के पिता अरस्तु थे और प्राणी विज्ञान के पिता भी अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु ने रूपात्मक विशेषताओं के अनुसार जीवित जीवियों प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। रूपात्मक मतलब कहने का मतलब उसको बाहरी लक्षणों के आधार पे। तो उन्होंने 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया, एक थे पौधे, दूसरे थे पशु। आगे उन्होंने ऊंचाई के आधार पे पौधों को 3 श्रेणी में विभाजित किया। अब उन्होंने पौधे के अंदर क्या है, जंतु के अंदर क्या है, उनको नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त ये भैया मतलब ईसा पूर्व की कहानी है। ईसा पूर्व में कौन से सूक्ष्मदर्शी आ गए थे और कौन से बड़े बड़े हमारे पास उपकरण थे, कुछ था ही नहीं। जो बाहर से देखा बस हमने उसके साथ वर्गीकृत कर दिया। तो अरस्तु जी ने भी यही किया। तो उन्होंने ऊंचाई के आधार पर पौधों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, वृक्ष, शाख एंड झाड़ी। देखिए जैसे कि वृक्ष शाख देखेंगे, इसकी कम हाइट होती है, झाड़ी की थोड़ी बड़ी हाइट होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, और वृक्ष सबसे बड़े हाइट के होते हैं। तो उनको ऊंचाई के आधार पे पादपों को बोला, जो छोटी हाइट का था उसे शाख बोल दिया, उसे जो बड़ी हाइट का था उसे झाड़ी बोल दिया, और उससे जो बड़ी हाइट का था उसे वृक्ष बोल दिया। आगे जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया। मतलब लाल रंग का रक्त उपस्थित है और लाल रंग का रक्त उपस्थित नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिसके अंदर लाल रंग ना हो के उसके अंदर सफ़ेद कलर का रक्त होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो उन्होंने जैसे उनको दिखाई दिया उन्होंने उस हिसाब से उनको वर्गीकृत कर दिया, ठीक है।
फिर प्रजातियों ने अध्ययन के आधार पे जैविक जीवियों को दो अलग अलग जगत में वर्गीकृत किया था। प्रारंभ में वर्गीकरण को रूपात्मक अध्ययन के साथ शुरू किया गया था, मतलब पहले रूपात्मक अध्ययन को देखा, फिर धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे उसके बारे में और अंतर तक गए, उसकी गहराई तक गए, तो उन्होंने नए नए विकासवादी संबंधी जैसे जैसे परिष्कृत जो उपकरण थे उनकी खोज हुई। सबसे पहले रूपात्मक अध्ययन था, विकासवादी संबंध तो बहुत बाद में स्थापित किए गए। फिर हमारे सबसे पहले अगर मानते हैं जैसे कि जो अरस्तु जी ने, तो जैसे कि पादप और जगत बताया था कि दो तरीके के जगत होते हैं, एक पादप होता है, एक जंतु होता है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, फिर उसके बाद में अब सोचिए वो ईसा पूर्व की कहानी है, मतलब 320 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 320 BC कहने का मतलब है 320 ईसा पूर्व, ईसा से पहले की कहानी है अरस्तु की। उसके बाद में वहाँ से लेके 758 तक कुछ नहीं हुआ था। 758 में कैरोलस लीनियस ने अरस्तु के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्हीं के सिद्धांतों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक यही करते हैं, मतलब जो पहले की पढ़ाई जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने का उनका काम होता है। अब सोचिए 320 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 320 ईसा पूर्व से लेके 1758 तक कितने, मतलब हजारों साल हो गए थे, हजारों सालों तक कुछ नहीं स्टडी की गई। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने, इसका नाम मैंने उनको पहले भी बताया था, जिनको आधुनिक जगत का उनको आधुनिक वर्गीकरण का उनको जनक माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने द्विपद नाम प्रणाली दी थी। कैरोलस लीनियस मैंने बताया ना, बहुत महान वैज्ञानिक है ये। कैरोलस लीनियस ने अरस्तु के ये सिद्धांतों को एक बार दोबारा से व्यवस्थित करके उन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है और उन्होंने द्विपद नामक प्रणाली को प्रदान किया था। ओके, थोड़ा गलत लिखा गया, प्रदान किया था। ओके, उन्होंने द्विपद नामक प्रणाली को सबसे पहले अरस्तु द्वारा ही दी गई थी, मतलब उनकी जो प्रणाली थी ना वो पूरी अरस्तु के जो सिद्धांत थे उन्हीं के आधार पर उन्होंने दी थी। बट उन्होंने क्या किया, उसको अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर दिया। एक होता है ना कि अगर आप जानते कितना है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने प्रदर्शित कैसे करते हैं। जानते कितना है वो आपके अंदर है, लेकिन आप प्रदर्शित कैसे करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कि आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लेकिन प्रदर्शन इतना हाई फाई होता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों को लगता है बहुत कुछ जानता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जो टीवी है, न्यूज़ चैनल है, यही करते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता लेकिन इतना हाई फाई उसको इतने खतरनाक तरीके से उसका प्रदर्शन करते हैं, आपको सच लगने लगता है। तो प्रदर्शन कैसे किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अरस्तु जी ने वही किया, कैरोलस लीनियस ने वही किया। अरस्तु उस वक्त इतने पुराने वैज्ञानिक थे, उतने एक्चुअली वैज्ञानिक क्या थे, वो एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे, वो प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। और जो कैरोलस लीनियस हैं वो एक दूसरे तरीके के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अरस्तु के जो सिद्धांत थे उनको पढ़ के एक अच्छे तरीके से उनको प्रदर्शित किया। उन्होंने फिर बताया कि दो जगत होते हैं, उन्होंने द्विजगत प्रणाली दी थी। अरस्तु की ही धारणाओं को यूज़ करके द्विजगत के अंदर दो तरीके की आपकी जगत आते हैं, एक होता है पादप, एक होता है जंतु। पादप जो स्वयं के भोजन को बना सकते हैं और गतिशील नहीं होते हैं उन्हें पादप बोला गया, और जो स्वयं के भोजन को बना सकते हैं और गतिशील नहीं होते उन्हें पादप बोला, और जो नहीं बना सकते और गतिशील होते हैं उन्हें जंतु बोला गया। यही तो है, पादप अपना भोजन खुद बना ले सकते हैं लेकिन गतिशील नहीं होते। जंतु, उनको बोला देख तुम्हारे पास मैं खाना बनाने के तरीका नहीं दे रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पैर दे रहा हूँ, मेहनत करो और खुद खाओ। पादप को बोला भगवान ने, देखिए मैं तुम्हें भोजन बनाने की व्यवस्था दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें गतिशील नहीं करूँगा, वरना तुम तो चले जाओगे कहीं भी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मिला। भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से ये पृथ्वी बनाई है, बट हम ही इंसान हैं जो प्रकृति को समझते नहीं है। ठीक है, उनका वर्गीकरण जो प्रणाली था कृत्रिम प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने केवल आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं अध्ययन में ली थी। एक होता है देखिए कृत्रिम प्रणाली अध्ययन, एक होता है प्राकृतिक प्रणाली अध्ययन। लेकिन जो बहुत हद तक कृत्रिम प्रणाली अध्ययन को ध्यान में रखा गया, क्योंकि ऐसे उपकरण नहीं थे, परिष्कृत उपकरण नहीं थे। ओके, जिसकी वजह से आप आकृति विज्ञान को छोड़ के आप एक विकासवादी संबंध को ले सको। सारा जो विज्ञान था वो आकृति विज्ञान संबंधी पे था। ठीक है, विकासवादी संबंध आया ही नहीं था। अब आकृति विज्ञान संबंधी कैसे कृत्रिम होता है और कैसे कुछ हद तक सही नहीं होता, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आप एक पौधों को मान के चलो वर्गीकृत कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आप पौधों को वर्गीकृत कर रहे हो। आपने देखा ये पौधा, आपने देखा अरे ये पौधा तो हरा है, तो इसको बोला आपने ग्रीन पौधा। ठीक है, ये पौधा तो ये पीला है, ये तो येलो पौधा। मान के चलो आपने इस तरीके से वर्गीकृत कर दिया। क्या वो कलर फिक्स है, स्थायी कलर है? नहीं है। जैसे कई बार क्या होगा, किसी भी अगर मतलब सन की जो
जो सूर्य ऊर्जा है वो ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, तो वो भी सफ़ेद हो जाए, वो भी पीला हो जाएगा। तो कलर या फिर आप कह सकते हो कि जो चीज़ आप देखते हो उस हिसाब को वो हमेशा फिक्स नहीं होता। आकृति संबंध कभी भी आपके स्थायी नहीं होते। आप जिस चीज़ को हरा देख के उसको हरा पादप बोल रहे थे, कुछ समय बाद पीला हो सकता है, और जो पीला पादप है उसको अगर आप सही न्यूट्रन अवेलेबल करा दो तो वो दोबारा से हरा हो जाएगा। तो आकृति संबंध कभी भी स्थायी नहीं होते, और जब संबंध स्थायी नहीं होते तो वैज्ञानिक रीजन नहीं बन सकते। जितने भी वैज्ञानिक जो रीजन होते हैं ना, वैज्ञानिक जो कारक होते हैं वो हमेशा स्थायी होने चाहिए। इसलिए आकृति, पहले जितने भी आकृति विज्ञान संबंधी कृत्रिम माने जाते थे, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते, ये स्थायी नहीं होते। अब अगर आप कहते हो कि कोई जंतु चल सकते हैं, जंतु चल सकते हैं, ठीक है, अब बताओ जंतु चल सकते हैं, मान के चलो किसी को, कोई ऐसा जंतु है जिसको पैरालिसिस है, कोई इंसान है जो चल नहीं सकता, उसके पैर नहीं है, तो क्या वो पादप में गिरा जाएगा? तो ये सब तो स्थायी संबंध है ना, ये तो सब स्थायी है। अब पादप कहते हो गतिशील नहीं है, क्या सूर्यमुखी का पौधा गतिशील नहीं होता, छुई मुई का पौधा गतिशील नहीं होता? तो ये तो स्थायी संबंध हो गया। तो अस्थायी, सॉरी मैं कहने का मतलब अस्थायी संबंध हो गए सारे। तो इन आधार के आधार पे आप उनको स्थायी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले जितने भी आकाशवादी आकृति विज्ञान संबंधी थे सबको कृत्रिम माना गया। इसलिए बड़ी संख्या में जीव इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस जीव जगत की जो प्रमुख गलतियां क्या थी, वो ये थी कि उस कृत्रिम प्रणाली, एक आपकी कृत्रिम प्रणाली पर आधारित थी, उन्होंने केवल रूपात्मक विशेषताओं को लिया था। हम भी कहते हैं ना कि जो रूप होता है वो अस्थायी होता है। आपको देखना है तो उसके अंदर जाके देखो, लेकिन अंदर जाने का पहले कोई तरीका नहीं था, उपकरण नहीं थे, तो पहले जो बाहर से दिखाई दिया उसी को आपने फाइनल मान लिया, जो बाहर से दिखाई दिया उसी को आपने अंतिम अध्ययन मान लिया, ठीक है। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक आवास, पोषण का तरीका, प्रजनन की विधि, कोशिका संरचनाओं के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि पहले प्रॉब्लम उनके साथ भी नहीं थी। कैरोलस लीनियस की भी गलती नहीं है, क्योंकि उपकरण ही नहीं थे। आज सबके बारे में पता है, हमें हर जीव का प्राकृतिक आवास पता है, हमें उसके पोषण का तरीका पता है, हमें उसके प्रजनन की विधि पता है, हमें उसकी कोशिका की संरचना पता है। अगर आप ये सब अध्ययन कर लेते हैं तो आप पौधों के, जंतुओं के बीच में विकासवादी संबंध स्थापित कर सकते हैं। कृत्रिम प्रणाली के कारण विकासवादी लक्षण शामिल नहीं थे, इसलिए जीवों के बीच में जीवों के अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अंतर संबंध, विकासवादी संबंध क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है अंतर संबंध स्थापित करना विकासवादी। लेकिन अब ये जो विकासवादी संबंध होते हैं ना, ये स्थायी संबंध होते हैं, लेकिन जो आपके जो रूपात्मक विशेषताएं होती है ना, वो अस्थायी संबंध होते हैं, ठीक है। इसलिए विकासवादी संबंध करना बहुत जरूरी था। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, उनको कहाँ रखें भैया? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया भी तो कुछ होते हैं ना, ये भी तो भैया लिविंग होते हैं, ये भी तो जीवित होते हैं, इनको कहाँ रखा जाए? ऐसा कोई था ही नहीं उनके पास में। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकेरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर टाइम बाद समझाऊंगा। देखिए क्या होता है कि ये एक विकासवाद का तरीका है। सबसे पहले जो जंतु या फिर कह सकते हो जो बैक्टीरिया जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए थे वो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि उनका जो केंद्रक था, कोशिका का जो केंद्रक था वो पूरी तरीके से विकसित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका केंद्रक विकसित होने लगा, ठीक है। तो जिनका केंद्रक विकसित नहीं था उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिनका केंद्रक विकसित है उनको हम यूकेरियोटिक बोलते हैं। तो हम यूकेरियोटिक हैं, और जो आप देखोगे बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इनका केंद्रक विकसित नहीं है, और हमारे जो कोशिका का केंद्रक विकसित है, ठीक है। एक कोशिके, बहुकोशिके, हम बहुकोशिके हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे शैवाल, ये सारे एक कोशिके हैं। प्रकाश संश्लेषण, अप्रकाश संश्लेषण के बीच संभव स्थापित नहीं था, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि कौन प्रोकैरियोटिक कौन यूकेरियोटिक, ठीक है। पहले एक्चुअली ऐसे वर्ड बने ही नहीं थे। 1758 के अंदर ऐसे वर्ड ही नहीं बने थे कि भैया कौन प्रोकैरियोटिक, भैया कौन यूकेरियोटिक, भैया कौन प्रकाश संश्लेषित है, कौन नहीं है, कुछ ऐसा बना ही नहीं था पहले। और आपको मैं सही बताऊं तो बेटा ये भी नहीं पता था कि वो जीवित हैं। पादप को तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि वो जीवित हैं। कैरोलस लीनियस ने ये नहीं बताया कि वो जीवित है या नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भैया ये चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते, बस उन्होंने दो ही चीज़ देखी थी। जगदीश चंद्र बसु ने उसको बताया था कि ये पादप भी जीवित होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पादप और श्रेणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान सरलता से समझने के बावजूद भी जीवितधारियों को इस वर्ग में, बहुत सारे ऐसे जीवितधारी थे जो वर्ग में नहीं रख सकते थे। बैक्टीरिया को कहाँ रखोगे? बैक्टीरिया भी जीवित होता है, कवक भी जीवित होता है, फंगस भी जीवित होता है, उनको कहाँ रखोगे? इस कारण अंतिम समय से चलने वाली इस वर्गीकरण को पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पाई।
फिर आपका आया था तृतीय जगत वर्गीकरण। तो भैया जैसे होता है ना कि हमेशा कहते हैं ना हमेशा पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, विज्ञान और आविष्कार तो हमेशा चलते रहने चाहिए। तो 1866 के अंदर हैकल आए, उन्होंने कारोलस लिनियस की जो द्वितीय जगत प्रणाली थी उनको अच्छे से पढ़ा, उन्होंने उनकी बहुत सारी कमियां देखी और 1866 के अंदर प्रोटिस्टा एक नाम दिया, एक नया एक वर्ग दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, हैकल के अनुसार जितने भी आपको समझ में नहीं आ रहे ना, कवक समझ में नहीं आ रहा, बैक्टीरिया समझ में नहीं आ रहा, शैवाल समझ में नहीं आ रहा, डाल दो प्रोटिस्टा के अंदर। मतलब उन्होंने एक अतिरिक्त जंतुओं को इस जगत में डाला, प्रोटिस्टा को में अतिरिक्त जितने भी जंतु हैं, मतलब आपको कवक समझ में नहीं आ रहा, डाल दो इसको इसके अंदर। अब सोचिए कब हुआ, 1758 और 1866, मतलब 100 साल बाद फिर दोबारा से इस चीज़ को ध्यान में लाया गया जो हैकल लेके आए थे। सॉरी, इवन आज भी प्रोटिस्टा किंगडम की मैं बात करूं, आज भी प्रोटिस्टा किंगडम हम 1866 की हैकल ने दिया था प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें सारे जीवी जितने भी बचे हुए जंतुओं सब उसको डाल दिया गया। फिलहाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद चतुर्थ वर्गीकरण आया, पंचम वर्गीकरण आया जिसको ये 5 जगत प्रणाली भी कहते हैं, जो कि RH विटेकर ने दी थी, जो आपने 9th 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, आज तो वैसे भी सप्तम 7 वर्गीकरण प्रणाली है, लेकिन अभी हमारे वो पाठ्यक्रम में नहीं है, वो बेसिकली BSc और MSc के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो RH विटेकर की जो प्रणाली है उसको सबसे ज़्यादा अभी महत्वपूर्णता दी जाती है, सिद्धांत उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले कोई प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि आज भी प्रोटिस्टा किंगडम तो आज भी हम यूज़ करते हैं, और आज भी ये अब क्या था कि आपने जो समझ में नहीं आया उसको डाल दिया, तो ये तो कूड़ेदान बन गया, कूड़ादान बन गया एक तरीके का। जो आपको समझ में नहीं आया डाल दो इसके अंदर, लेकिन वो तो कूड़ादान है ना, तो आज भी वो कूड़ादान बना हुआ है। आज भी प्रोटिस्टा किंगडम अच्छे तरीके से आज भी क्लियर नहीं है, उसमें बहुत तरह तरह के जानवर इसके अंदर, बहुत तरह तरह के जंतु, बहुत सारे के जीवित जंतु इसके अंदर आते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आपसे। ठीक है, धन्यवाद।